अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सफल होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर उपस्थित हैं और सभी लोग 20वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इसमें हम आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, सब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने चुना हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए। आप लोगों के लिए टारगेट है कि 48 समथिंग जाएं, आप 45 प्लस होना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में अम्बुज और अम्बुद शब्द का सही अर्थभेद कौन सा है। ए कमल और बादल, बी पृथ्वी और आकाश, सी जल और धरती, डी गुलाब और बादल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अम्बुज। अम्बुज का मतलब क्या होता है, कमल होता है और अम्बुद बादल होता है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है, जहां पर लास्ट में जा आए, शुरू में लगा हो, उसके लास्ट में जा लगा हो, वहां पर आपको ज्यादातर जो मिलेंगे वो कमल हो जाएगा। दा अगर लगा है तो वो बादल के आपके सिनोनिम मिलेंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि निम्नलिखित में अम्बुज और अम्बुद का जो शब्द युग्म है, अम्बुज का मतलब कमल होता है और अम्बुद का मतलब बादल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ए केकी, बी खग, सी अंडज, डी बिहग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन के साथ जाएगा। जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, केकी नहीं है, बाद बाकी आपका खग, बिहग और अंडज, पखेरु, ये सभी आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, पुरोगामी का विलोम क्या है। ए पश्चगामी, बी ऊर्ध्वगामी, सी पतनगामी, डी अपूर्ण। तो इसका भी राइट आंसर जो दोस्तों है पुरोगामी का भी पश्चगामी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपको प्रश्न संख्या 4 से 5 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या दिया है नंबर 4 में, इस परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। ए तीक्ष्ण, बी कठिन, सी गंभीर, डी विषम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा, विषम। इस विषम परिस्थिति में यहां पे भरेंगे, इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, अर्थात डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा कहलाती है। जो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा होती है वो क्या कहलाती है। ए सर्जना, बी मुमूर्षा, सी मुमुक्षा, सी और डी सी सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए के साथ जाएगा, सर्जना। साहित्यकार की रचना करने की जो इच्छा क्या कहलाती है, वो सर्जना कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्जना यहां पे फिल होगा दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में एरा प्रत्यय नहीं है। ए चटेरा, बी ममेरा, सी फुफेरा, डी मोसेरा। किसमें एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इस वाक्य पे जरूर ध्यान देंगे। तो ए ऑप्शन आपका है चटेरा, इसमें एरा प्रत्यय नहीं है। ममेरा, फुफेरा, मोसेरा ये सब करेक्ट वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। एक से अधिक उपसर्ग, ए पर्यावरण, बी अलंकार, सी तिरोभाव, डी आविर्भाव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, पर्यावरण में आपके एक से अधिक उपसर्ग हैं। परि प्लस आवरण इसको लिखा जाता है, तो परि हो गया, फिर आ भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। जिसमें सही संधि विच्छेद नहीं है उसको आपको चुनना है। ए किम प्लस वा इक्वल क्युआ,
वी अभि प्लस सेक इक्वल अभिषेक, सी राम प्लस आयण बराबर रामायण, डी सम प्लस तोष इक्वल संतोष। तो जो संधि विच्छेद सही नहीं है उसको आपको लिखना है, तो आपका यहां पर है सी ऑप्शन राम प्लस आयण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में लोकोक्ति है, कौन सी लोकोक्ति है? टस से मस न होना, वी झंडे तले आना, और सी जी का जंजाल, डी आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये आपकी लोकोक्ति है, बाद बाकी ये सभी आपके क्या हैं, मुहावरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है, ए ढ, वी त्र, सी क और डी च। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो त्र जो व्यंजन है आपका वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये त प्लस र के योग से बनता है त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंतस्थ व्यंजन है, ए च और छ, वी व और म, सी व और फ, डी य और व। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाएगा, य व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। इस पर जरूर आप फोकस करेंगे, पेपर पढ़ते टाइम आप ध्यान दें और यहां पर अंडरलाइन जरूर करें कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन शुभागमन, वी मालगाड़ी, सी अनभिज्ञ और डी मुनिश्रेष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो वी के साथ जाएगा, मालगाड़ी। जो मालगाड़ी है यहां पर वो आपका कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से कौन सी भाषा शुद्ध कहलाती है? ए व्याकरणिक भाषा, वी प्रांजल भाषा, सी मानक भाषा, डी साहित्यिक भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाएगा, मानक भाषा आपकी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उनके अनुरूप विकल्प ए बी सी को चयन करें। यदि वाक्य में त्रुटि ना हो तो डी विकल्प को चुनें। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक ने, ए ऑप्शन हो गया, वी आज हमारे को, सी नया पाठ पढ़ाया, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी है कि आज हमारे को, यहां पर ये मिस्टेक आ रही है। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने आज हमको नया पाठ पढ़ाया, ये होना चाहिए। तो यहां पर 14 में बी में आपको त्रुटि मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि, ए ऑप्शन हो गया, वी आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया, सी यह धन आखिर किस काम में आएगा, और डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, यह धन आखिर किस काम में, किस काम आएगा, ये होना चाहिए, यहां पर मिस्टेक है। सी ऑप्शन ये है आपका, यह धन आखिर किस काम में आएगा, ये वाक्य आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, कौन सा कारक है? ए ऑप्शन कर्ता कारक, वी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी संबंध कारक। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन है, संप्रदान कारक। हमने इससे पहले कल एक वीडियो बनाया है कारक के ऊपर, आप लोग उसे देख लें जाके, और सारे कारकों के बारे में बताया है, ट्रिक भी दी है कि कैसे आपको याद होगा। तो संप्रदान कारक यानी जब किसी को दान आदि दिया जाए वहां पर आपका चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक होता है, तो यहां पर आपका संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में अधिकरण कारक का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, देखना है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए। अधिकरण कारक का जो उदाहरण नहीं है उस पर लीजिए, छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं, यह सुधीर का पेन है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। यह सुधीर का पेन है। किसका पेन है? सुधीर का है। और छत पर खेलो, आधार का बोध हो रहा है। पिताजी कार्यालय में है यानी आधार का बोध हो रहा है। अलमारी में कपड़े रखे, कहां रखे? अलमारी में। तो यहां पर भी आपका अधिकरण कारक है, यानी ये अधिकरण कारक के थे, और ये नहीं है, यह सुधीर का पेन है, ये नहीं है, इसलिए ये करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। 18 और 19 में वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का चयन करिए। ए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। सी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाएगा कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, ताकि आपको अन्य वीडियोज की भी जानकारी मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है। डी, उनके एक पुत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी के साथ जाएगा कि उनका एक पुत्र है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। हथेली का आंवला होना, ये मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है? हथेली का आंवला। ए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। बी, जादू का खेल। सी, निसंदेह बात। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाएगा, निसंदेह बात। हथेली का आंवला यानी निसंदेह बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और 22 निम्नलिखित में वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो 21 देखिए, हवन के लिए सामग्री। ए, छवि। बी, हवि। सी, कुंड। डी, रवि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी होगा, यानी हवन के लिए जो सामग्री होती है उसे हवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसके लिए एक शब्द बताइए। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे? ए, मंथर। बी, दीर्घ सूची। सी, सत्वर। डी, मंदाक्रांता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन के साथ है, मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करे उसे क्या कहेंगे? मंथर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ए, नरक। बी, नर्क। सी, नृक। डी, नक्र। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए के साथ जाएगा, नरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। कौन? राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए, निश्चित परिमाणवाचक। बी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सी, सार्वनामिक विशेषण। डी, गुणवाचक विशेषण। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए के साथ जाएगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि निश्चित हो रहा है यहां पे 4 किलो आटा, 2 किलो राई, 3 किलो गेहूं, ये सब क्या है? निश्चित बता रहा है, निश्चित परिमाण है। तो यहां पर आपका राइट आंसर ए के साथ जाएगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। 25 और 26 निम्नलिखित वाक्यों के उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले अंश यार अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको व्यवस्थित कराते हैं। देखिए क्या लिखा है 1 नंबर पे। वही वृक्ष पृथ्वी तल पर या सहकर भी हरा भरा फल फूलों से युक्त रह सकेगा। रा, उसी की मूल शक्ति दृढ़ रह सकती है जो धरातल के बाहर। ला, बिना अवलंब के अकेला खड़ा रहकर झंझा के प्रहारों को, जिसकी मूल स्थित शक्तियां विकसित और सबल हैं और स्वच्छंद वातावरण में सांस लेता है। इसमें से आपको चूज करना है। ए ऑप्शन में है ल या वारा, बी ऑप्शन है य र वाला, और सी है ल या रवा, डी है व ला य रा। तो इसको लगाते हैं। वहां पहले पूरा पढ़िए, ऊपर से देखिए। वही वृक्ष पृथ्वी तल पर, वही वृक्ष पृथ्वी तल पर बिना अवलंब के अकेला खड़ा रहकर झंझा के प्रहारों को सहकर भी हरा भरा फल फूलों से युक्त रह सकेगा, जिसकी मूल स्थित शक्तियां विकसित और सबल हैं, और मचा दे देंगे, उसी की मूल शक्ति दृढ़ रह सकती है जो धरातल के बाहर स्वच्छंद वातावरण में सांस लेता है। अर्थात यहां पर ऑप्शन बना आपका ला, य
और व रा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसका आंसर करिए। स्वदेश प्रेम के नागरिकों ने देश के सदा आह्वान पर वशीभूत होकर बड़े से बड़ा त्याग किया है। तो लगाइए, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, क्या वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। यानी आपका जो राइट आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन है, व या लारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अनुचर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए निर्झर, बी चाकर, सी सेवक, डी भृत्य। तो 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो निर्झर है, ये आपका अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। बाद बाकी चाकर, सेवक, भृत्य ये सभी आपके अनुचर के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर नहीं पूछा है तो आपका निर्झर राइट आंसर है, 27 का ए ऑप्शन निर्झर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में विभाषा कौन सी, विभाषा कौन सी है। ए मैथिली, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए के साथ जाएगा, जो मैथिली है वो आपकी विभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 चाय किस भाषा का शब्द है। ए चीनी, बी जापानी, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो चाय है दोस्तों वो चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, रमा प्लस ईसा इक्वल रमेशा में किस प्रकार की संधि है। ए गुण संधि, बी आयादी संधि, सी यण संधि और डी वृद्धि संधि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो गुण संधि है। जैसे हम लोगों ने लिखा रमा प्लस ईस, तो यहां पे क्या हो गया, बड़ा आया, आ और ई दोनों मिलकर क्या हो गए, ए हो गया, ए। तो यहां क्या हो गया, रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखते हैं क्या है। ए अव्यवस्था, बी आलम्बन, सी चिड़चिड़ाहट, डी मनोविकार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाएगा, इसमें प्रत्यय आपका लगा हुआ है। बाद बाकी अव्यवस्था, आलम्बन, मनोविकार इनमें सभी में उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द कौन सा है। ए अपारदर्शी, बी पारदर्शी, सी अदृश्य, डी दृश्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाएगा। क्या कहा, जो देखा नहीं जा सके, मतलब जो देखा ही ना जा सके। तो अदृश्य, अपारदर्शी जो आर पार ना दिखे, पारदर्शी इसमें पार दिखे, दृश्य दो देखने योग्य, यानी आप सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है। ए मुहावरा है, बी कहावत है, सी लोकोक्ति और कहावत, डी लोकोक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका लोकोक्ति, ये लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। ए पानी, बी राजकुमार, सी कमल नयन, डी पंकज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाएगा। पंकज जो है वो आपका बहुब्रीहि समास है। कैसे, पंक प्लस ज, पंकज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, तीसरा पद इसका जो है वो प्रधान होने जा रहा, तो बराबर कमल। पंक यानी कीचड़ में जन्म, जैसे जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला जो है वो कौन है, कमल है। तो इसलिए यहां पर आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। ए पर्यायवाची, बी रस, सी छंद, डी अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो काव्य के जो आस्वादन से हमें रस मिलता है, जो आनंद मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 चरण कमल में कौन सा अलंकार है। ए रूपक, बी अनुप्रास, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रूपक अलंकार है चरण कमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए प्रकाश, बी सात्विक, सी रश्मि, डी शीतल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तिमिर का विलोम, तिमिर अंधेरा होता है, प्रकाश होगा, इसका जो विलोम है वो प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए एक मदन अच्छा लड़का है, आपके पिताजी कब लौट रहे हैं, और सी मेरी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है, डी कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, इसमें गलत विशेषण। एक मदन अच्छा लड़का है, ऐसे होना चाहिए कि मदन एक अच्छा लड़का है, ऐसे सही होना चाहिए। ये आपका गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, बाद बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आईना शब्द जो है वो किस भाषा का है? ए फारसी का, बी तुर्की का, सी अरबी का, और डी हिंदी का। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आईना जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और 41, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लहूलुहान कैसे लिखा जाएगा? देखिए आप, ए लहूलुहान, बी लहूलुहान, सी लहूलुहान, डी लहूलुहान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लहूलुहान, वी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष या डी संघर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों संघर्ष जो है वो इस टाइप से बिल्कुल सत्य लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी परिमाणवाचक, डी स्थानवाचक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, जो अचानक है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 टू 45, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पढ़ते हैं जल्दी से। आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है, हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी अन्य जातियों से नहीं, लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद या पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसका विश्व की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव प्रतीत हों। इसका क्वेश्चन देखिए अब इस पर आधारित, मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है किसके? मानव के, विश्वात्मा के, प्रकृति के सौंदर्य के, चराचर जगत के। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अभी हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा उसमें स्पष्ट लिखा था कि मानव जो है भावनात्मक दृष्टि से सबसे निकट जो है वो मानव के ही निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हर्ष विषाद को समन्वित कर सकता है, हर्ष विषाद को साहित्यिक अभिव्यक्ति दे सकता है, हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है, हर्ष विषाद के रहस्य का उद्घाटन कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी ऑप्शन, हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संवेदना के धरातल पर साहित्यकार तथा अन्य व्यक्तियों में यह अंतर है कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में साहित्यकार ए ऑप्शन की संवेदनात्मक आत्मा विशाल और विराट होती है, स्वयं को सभी की संवेदना का समर्थ अधिकारी मानता है, भेदी और पार्थक्य भावना का प्रबल विरोधी होता है, का संवेदना क्षेत्र विशद होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाएगा।
संवेदना के धरातल पर साहित्यकार तथा अन्य व्यक्तियों में यह अंतर है कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में साहित्यकार का संवेदना क्षेत्र विशद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 46 से 50 तक भी आपको गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें देखेंगे। भारत की एक विशेषता जो दूसरे देशों में नहीं पाई जाती है वह है उसका अनेक रूपी होना। यहाँ एक ही आदमी एक ही साथ कई तरह की चीजों में विश्वास करता है। उदाहरण के रूप में यहाँ आदमी बीमार पड़ने पर होम्योपैथी का इलाज भी करवाता है, जुकाम में एलोपैथी और आवश्यकता पड़ने पर आयुर्वेदिक और यूनानी नुस्खे भी आजमात लेता है। एक भारतीय जो अपने आप को बहुत आधुनिक मानता है वह कभी कभी परेशानी की दशा में निसंकोच भाव से टोना टोटका भी करवा लेता है और लगे हाथ ज्योतिषी को हाथ भी दिखा लेता है। हम देखते हैं कि लोग बड़े श्रद्धा भाव से मजार पर माथा टेकते हैं और शिव की प्रतिमा के सामने भी सिर झुका लेते हैं। एक ही व्यक्ति एक साथ घोर पुरातन पंथी हो सकता है और अत्याधुनिक भी। विश्वासों और मान्यताओं का घोलमेल होना चाहिए दोस्तों। घोलमेल भारतीयता का विशिष्ट बुनियादी तत्व है। भारत में एक अर्थ में कई शताब्दियां एक साथ अस्तित्व में हैं। मध्ययुगीन मूल्य व्यवस्था, प्राचीन जीवन पद्धति और आधुनिक औद्योगिक समाज की जीवन शैली एक परिवार और कभी कभार एक ही व्यक्ति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में पाई जा सकती हैं। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां अपनेपन के संबंध में अभी तक पूरी तरह पैसों के संबंधों में परिवर्तित नहीं हो पाए हैं। निश्चल पारिवारिक स्नेह, पड़ोसियों का आत्मीय व्यवहार भारत में ही दिखाई देता है। इस पर आधारित दोस्तों क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत की अनेक रूपी विशेषता दिखाई देती है। यहाँ के विभिन्न त्योहारों और उत्सवों में, रीति रिवाजों और मान्यताओं में, एक ही व्यक्ति के कई तरह के विश्वासों में, धर्मों और भाषाओं के विभिन्न वर्गों में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाएगा। एक ही व्यक्ति में कई तरह के विश्वासों में, एक ही व्यक्ति के कई तरह के विश्वासों में भारत की अनेक रूपी विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अपने आप को बहुत आधुनिक मानने वाले भारतीय की विशेषता है कि वह पुरातन पंथी भी है और अत्याधुनिक भी। वी आधुनिक सभ्यता में विश्वास करता है। सी नई जीवन शैली को अपनाता है। डी भावनात्मक संबंधों को महत्वहीन मानता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट, यानी पुरातन पंथी भी है और अत्याधुनिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर, विश्वासों और मान्यताओं के घोलमेल का तात्पर्य है एक ही व्यक्ति का आस्तिक भी होना और नास्तिक भी, अत्याधुनिक और पुरातन पंथी होना, हिंसावादी और अहिंसावादी होना, डी विविधतापूर्ण दृष्टिकोण होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अत्याधुनिक और पुरातन पंथी होना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारत में कई शताब्दियां एक ही साथ अस्तित्व में कैसे हैं? देखते हैं इसके विकल्प। ए विदेशी और स्वदेशी जीवन मूल्यों के रूप में, वी धार्मिक एवं अधार्मिक विचारों के रूप में, सी तरह तरह के प्रभावों को आत्मसात करने के रूप में, डी प्राचीन मध्ययुगीन और आधुनिक मूल्य व्यवस्था के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तरह तरह के प्रभावों को आत्मसात करने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए गौरव की बात है ए आर्थिक रूप से प्रगति करना, वी कई शताब्दियों का जीवन साथ जीना, सी अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां, डी परिवार और पड़ोसी में अपनेपन के संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि भारत के लिए गौरव की बात है, क्यों? परिवार और पड़ोसी में अपनेपन के संबंध पाए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।